नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे और अच्छा होना भी चाहिए और अपने पढ़ाई में भी पूरी तरह से व्यस्त भी होंगे क्योंकि परीक्षा का माहौल है और इस दौरान बैठना उचित नहीं है। इसीलिए सारे कामों को निपटाने के बाद मैं सोचता हूँ कि जो सिलसिला आपके साथ मैंने शुरू किया है, आप तक पहुँचने का एक आसान तरीका, अपने ज्ञान को, अपने लर्निंग स्किल को आप तक पहुँचाने के लिए और वो ज़रिया यूट्यूब है, उस पर मैं उपस्थित होने का प्रयास करता हूँ। चलिए तो आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं नेशनल इनकम से। नेशनल इनकम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इकोनॉमिक्स का एक रीड है। अगर आप इस चैप्टर को भली भांति अच्छी तरह से आप समझ जाते हैं तो निश्चित तौर पर पूरा इकोनॉमिक्स आपको समझ में आ जाता है। और नेशनल इनकम समझना ज़रूरी भी है क्योंकि इसी नेशनल इनकम के बेस पर हम पूरी तरह से हम अपने इनकम को समझते हैं। कहाँ-कहाँ से एक वर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर जो इनकम होता है वो कहाँ से एस्टिमेट होता है और वह किस तरह के प्रोडक्ट का वैल्यू ऑफ मनी होता है, ये सारी बातों को हम लोग चर्चा करेंगे। ये नेशनल इनकम का चैप्टर बहुत ही बड़ा है और इसको हम लोग लगभग 4 स्टेप में पढ़ते हैं। पहला स्टेप होता है डेफिनेशन से, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। दूसरा स्टेप होता है उसका कॉन्सेप्ट से, राष्ट्रीय आय की धारणा क्या है। तीसरा होता है कि एस्टिमेशन से राष्ट्रीय आय का अनुमान कैसे लगाया जाता है। और चौथा स्तर होता है कि भारत का राष्ट्रीय आय के विभिन्न आयाम में पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, जीएनपी या और भी जो कॉन्सेप्ट है वह वर्तमान में कितना है। आज का इस सेशन में हम लोग पूरी तरह से फोकस करेंगे नेशनल इनकम के डेफिनेशन को और नेशनल इनकम के विभिन्न परिभाषाओं को, खास करके उसके जो अनुमान लगाया जाता है या परिभाषित किया जाता है उसका आधार क्या है, किसे कहते हैं और किस मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि राष्ट्रीय, देखिए साधारण अर्थों में राष्ट्रीय आय को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि एक वर्ष में किसी भी देश या भारत के एक राष्ट्रीय स्तर पर जो कुल उत्पादन यानी कि वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य होता है, उसी मौद्रिक मूल्य के योग को नेशनल इनकम कहते हैं। लेकिन इसको हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं जैसे कि एक वर्ष में जो एक वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक होता है, उस बीच में इस 12 महीने में जो राष्ट्रीय स्तर पर जो उद्योग और व्यवसाय चलाए जाते हैं उसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, जो वस्तुगत और सेवागत के रूप में होता है, उसी फाइनल प्रोडक्ट के वैल्यू ऑफ मनी का योग राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है और यही राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय कहलाता है। जिसमें से एक और चीज करना पड़ता है कि उस एक वर्ष के मौद्रिक मूल्य में से जो डिप्रेशन चार्जेज होता है उसको निकाल दिया जाता है और विदेशों से जो आमदनी होता है, शुद्ध आयात होता है, उसको जोड़ दिया जाता है। यही आमदनी राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। राष्ट्रीय आय में हम लोग इस तरह से देखते हैं कि राष्ट्रीय आय में एक वर्ष के अंतर्गत टोटल फाइनल प्रोडक्ट को ही शामिल किया जाता है। जो फाइनल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट को इस समय हमें यूज कर सकते हैं, उसका मौद्रिक मूल्य निर्धारित होता है। लेकिन सवाल उठता है कि मौद्रिक मूल्य हम कैसे निर्धारित करेंगे। मौद्रिक मूल्य को निर्धारित करने के लिए 2 बेसिस होते हैं। पहला बेसिस है फैक्टर कॉस्ट, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बराबर होता है, अर्थात जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु का या सेवा का उत्पादन करते हैं, जैसे कि रेंट के रूप में, वेजेज के रूप में, सैलरी के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में और प्रॉफिट के रूप में। और ये सारे रिटर्न जो है वह उत्पादन के साधनों के स्वामित्व को दिया जाता है, उसका रिटर्न दिया जाता है। अर्थात अगर रेंट है तो भूमि को मिलता है, इंटरेस्ट है तो पूंजी को मिलता है, सैलरी है तो ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है और अगर वेजेज है तो मजदूर को मिलता है और प्रॉफिट है तो इंटरप्रेन्योरशिप जो होता है उसको मिलता है। तो इस वैल्यू ऑफ मनी के
मूल्य को निर्धारित करने के लिए सबसे आसान तरीका है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है साधन लागत, जिसको लागत यानी कि प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, जिसमें रेंट, वेजेज, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट शामिल होता है। और यह मूल्य अगर निर्धारित हम एक साल में कर लेते हैं तो उसको नॉमिनल नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ एक और मूल्य निर्धारित करने का आधार होता है और वो है मार्केट प्राइस, अर्थात फैक्टर कॉस्ट का जो मूल्य होता है उसमें अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड कर दिया जाता है तो वह जो मूल्य होता है वह मार्केट प्राइस पर इनकम होता है और वह रियल इनकम होता है, अर्थात रियल नेशनल इनकम होता है। इस तरह से हम अगर जानते हैं तो नेशनल इनकम एक मतलब क्या कह सकते हैं फ्लो की तरह होता है, अर्थात यह स्टॉक नहीं है। नेशनल इनकम में आय का प्रवाह होता है। ठीक है ना। कुछ खास चीज हमने बोर्ड पर बोर्डवर्क किया है और बड़ी ही सरलता पूर्वक और सरल शब्दों में मैं समझता हूं कि कम से कम शब्दों में अधिक अगर जानकारी आपको दे तो पहले से हम बोर्ड वर्क कर लेते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह का ज़्यादा मैं अपनी ओर आकर्षित नहीं करूंगा और बात नहीं करूंगा कि मेरे लेक्चर को आप सुने। आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके बाद में आप आराम से पढ़ सकते हैं, हमारी व्याख्या को आप उसमें मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोर्ड पर लिखा है, बीच में नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय। ये क्या है? किसी देश की राष्ट्रीय आय उस देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पत्ति का वार्षिक योग होता है, यानी कि एक साल का जो योग होता है वस्तु और सेवाओं के उत्पादन का वही योग होता है। अर्थात देश के विभिन्न उद्योगों तथा व्यवसायों द्वारा जितनी उत्पत्ति एक वर्ष में अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है, उसी के वैल्यू ऑफ मनी को अर्थात कह सकते हैं उसके मौद्रिक मूल्य अर्थात वैल्यू ऑफ मनी के को उस वर्ष का नेशनल इनकम कहा जाता है। लेकिन उसमें से जो डिप्रेशन चार्जेज होता है अर्थात उत्पादन के साधनों में कुछ साधन ऐसे होते हैं जो स्थिर साधन होता है। चूंकि उत्पादन के साधन दो तरह के होते हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट होता है और एक फिक्सेबल होता है। तो फिक्सेबल कॉस्ट जो होता है, फिक्सेबल जो फैक्टर होते हैं उस पर डिप्रेशन चार्जेज होता है अर्थात घिसावट होता है। जैसे हम इस कमरे में लगाया है एक फैन, तो फैन जो है, पंखा जो है एक स्थिर साधन है जो एक बार तो खरीदा जाता है लेकिन उसका यूज पर ईयर होता है। तो पर ईयर जो इसकी इफिशियंसी वेस्ट होता है उसी को डिप्रेशन चार्जेज कहते हैं। और डिप्रेशन चार्जेज को क्या कहते हैं? एक साल के टोटल मौद्रिक मूल्य से माइनस कर दिया जाता है, जो आता है जो शेष बचता है वही राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि नेशनल इनकम इक्वल टू नेशनल फाइनल प्रोडक्ट, टोटल फाइनल प्रोडक्ट, अर्थात नेशनल इनकम जो है, राष्ट्रीय आय जो है टोटल फाइनल प्रोडक्शन के बराबर होता है। और वो फाइनल प्रोडक्शन जो है टोटल गुड्स प्रोडक्शन और टोटल सर्विस प्रोडक्शन होता है। उत्पादन दो ही तरह के होते हैं, या तो वस्तुगत होगा या सेवागत होगा। तो यहाँ पर हमने स्पष्ट रूप से इस डायग्राम में बताया है कि टोटल गुड्स प्रोडक्शन और टोटल सर्विस प्रोडक्शन, ठीक है, इस दोनों का वैल्यू ऑफ मनी अर्थात मुद्रा के रूप में कितना एस्टिमेशन हुआ, अनुमान लगाया गया, वो निकाल लिया। और आगे हमने आप ही तुरंत बताया है ये वैल्यू ऑफ मनी जो है दो बेसिस पर होता है और वह है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। आगे सेंटेंस में मैंने इसको बताया, वैल्यू ऑफ मनी ही नेशनल प्रोडक्ट होता है और यही नेशनल प्रोडक्ट नेशनल इनकम के बराबर होता है। इस डायग्राम से आपको बहुत ही आसान होगा समझने के लिए। अगर नेशनल इनकम, ठीक है, निकाला जाता है तो एक नॉमिनल प्राइस पर होता है और एक रियल प्राइस पर। आगे चल करके हम देखते हैं नॉमिनल और रियल में क्या डिफरेंस है। तो नेशनल इनकम का डायग्राम मैं आप बड़ी ही आसानी से आपको बताया। अब आता है कि ये वैल्यू ऑफ मनी जो है इसको कैसे निकालेंगे। तो इसको दो बेसिस पर निकालते हैं। वैल्यू ऑफ मनी को दो बेसिस पर, एक फैक्टर कॉस्ट अर्थात एफसी पर और मार्केट प्राइस जिसको एमपी कहते हैं। मार्केट प्राइस अर्थात किसी वस्तु का फैक्ट्री में उत्पादन हुआ तो फैक्टर कॉस्ट हुआ और उस वस्तु का अगर मार्केट में ले गए तो मार्केट प्राइस हुआ। मार्केट प्राइस पर जो निर्धारित नेशनल इनकम होता है उसको रियल नेशनल इनकम कहते हैं और फैक्टर कॉस्ट पर अर्थात साधन लागत पर जो नेशनल इनकम होता है उसको हम नॉमिनल इनकम कहते हैं।
अब फैक्टर कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बराबर होता है, जिसमें हमने अभी तुरंत आपको कहा रेंट, इंटरेस्ट, वेजेज, सैलरी और प्रॉफिट शामिल होता है। और दूसरी तरफ मार्केट प्राइस पर जो वैल्यू ऑफ मनी अर्थात टोटल गुड्स और सर्विस का जो वैल्यू ऑफ मनी है, मौद्रिक मूल्य है, वह मार्केट प्राइस पर कैसे निकालते हैं? तो मार्केट प्राइस पर फैक्टर कॉस्ट का जो वैल्यू होता है अर्थात कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो वैल्यू होता है उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दिया जाता है। जो मूल्य होता है वो फैक्टर कॉस्ट और वही नेशनल इनकम के बराबर होता है। इस तरह से हम अगर देखते हैं तो नेशनल इनकम को एक इक्वेशन के रूप में व्यक्त करते हैं। दूसरी तरफ नेशनल इनकम दो मूल्य पर निर्धारित हुआ और अगर फैक्टर कॉस्ट पर हुआ तो नेशनल इनकम NI@FC बराबर नॉमिनल नेशनल इनकम और NI@MP बराबर रियल नेशनल इनकम। इस बॉक्स में मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। दूसरी तरफ इक्वेशन के रूप में अगर देखें, यह इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह सवाल पूछा भी जाता है। क्या है इक्वेशन? इक्वेशन है NI को Y कहते हैं। NI बराबर Y बराबर C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। बहुत ही आसानी से और बहुत ही बारीकी से इसको देखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। C टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, I जो है टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, G जो है टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है और X जो है X माइनस M का इक्वेशन जो है वह नेट एक्सपोर्ट है जो विदेशों से प्राप्त होता है। तो विदेशों से कहां से प्राप्त होगा? विदेशों से जब हम किसी वस्तु और सेवा का या पूंजी का हम दूसरे देशों में भेजते हैं तो वो आयात होता है और दूसरे देशों से वस्तु, सेवा या पूंजी आता है तो उसको निर्यात कहते हैं। तो निर्यात और आयात के में जो डिफरेंस होता है वह रिसिप्ट और पेमेंट का होता है। रिसिप्ट अगर हमें मिला है तो वह निर्यात का प्रतिफल है और पेमेंट अगर करना पड़ रहा है तो वह इंपोर्ट का पेमेंट है। ठीक है, रिटर्न है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं X बराबर जो है टोटल रिसिप्ट ऑफ एक्सपोर्ट और M बराबर टोटल पेमेंट ऑफ इंपोर्ट। इस दोनों का अंतर को हम यहाँ पर रख दिए हैं और जितना भी C, I और G होगा उसमें X माइनस M को अगर ऐड कर देते हैं तो वही नेशनल इनकम के बराबर होता है। इस इक्वेशन को आप याद रखिएगा। इस इक्वेशन में सवाल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में भी और नेट के एग्जाम में भी इस तरह का सवाल पूछा जाता है और जितने भी सीनियर एग्जाम है UPSC हो BPSC हो इस तरह का सवाल अगर पूछ देता है तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना बहुत जरूरी है। इस पे आधार पर बहुत सारा सवाल आगे आने वाले हम जब डिस्कशन करेंगे तो वहां पर आपको मिल सकता है। तो आज के इस डिस्कशन में मैंने आपको बताने का प्रयास किया राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं सामान्य भाषा में और राष्ट्रीय आय का समीकरण क्या होता है और वहां पर राष्ट्रीय आय का जो हम निर्धारण करते हैं उसमें किस वस्तु को शामिल करते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट को शामिल करते हैं, गुड्स और सर्विस के फाइनल प्रोडक्ट के मूल्य को, मौद्रिक मूल्य को शामिल करते हैं। मूल्य जो है दो बेसिस पर निर्धारित होता है, एक फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। आपने स्पष्ट समझा फैक्टर कॉस्ट किस पर एस्टिमेट होता है और मार्केट प्राइस किस पर एस्टिमेट होता है। एक लास्ट आपको दिमाग में रखना है, नेशनल इनकम का जो है प्रवाह होता है अर्थात इनकम का फ्लो होता है। ये फ्लो है, इनकम का फ्लो होता है। नेशनल इनकम फ्लो है, स्टॉक नहीं है। क्योंकि अगर मेरा इनकम है तो हम अपने संसाधनों पर जो खर्च करते हैं उनका इनकम हो जाता है, लेकिन हमारा इनकम हम अपने संसाधनों पर खर्च यानी कि एक्सपेंडिंग करते हैं तो वह उनका इनकम होता है। फिर वह अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खर्च करेगा तो उनका जो इनकम है वो खर्च हो गया और तीसरे पर खर्च हुआ तो उसका वह इनकम होता है। अर्थात किसी भी तरह से पर यूनिट जो एक्सपेंडिंग होता है उसी एक्सपेंडिंग का जो आइटम है वही उसका इनकम है। इस तरह से इस सेक्शन में मैंने आपको बताने का जो प्रयास किया, उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरह से आप समझ में आ गया होगा। और अगर आप इस समझ को बेहतर करना चाहते हैं तो हमारा इस चैप्टर का अगला क्लास जरूर देखिएगा और अगर देखिएगा तो क्या रिस्पॉन्स मिलता है जरूर हमें बताइए। मुझे उम्मीद है कि सारा अगर क्लास आप 1 बाय 1 करके आप देखते जाएंगे तो आप इकोनॉमिक्स के माहिर हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स की समझ जो है आपका बेहतर होगा और जो भी एग्जाम देंगे आप उस एग्जाम में आप
अपने स्तर से किसी भी तरह का क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। ये मेरा उम्मीद है आपसे, और उम्मीद करते हैं आप इसको अच्छा पसंद करते हैं, क्योंकि कमेंट और से पता चल रहा है कि आप हमारी क्लास को बहुत ही इंजॉय करते हैं। ओके, आज की वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, और वो क्लास क्या होगा, नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट होगा, जिसमें जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी और पर कैपिटा इनकम, पर्सनल इनकम, डिस्पेसेबल इनकम, इन सारी कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करेंगे। एक वीडियो में तो होगा नहीं, क्योंकि लंबा क्लास हो जाएगा, इसीलिए मैं सोचता हूँ छोटे छोटे पार्ट में इसको आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ओके, थैंक यू।